चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बाकी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बच रहे थे वो, ठीक है। इससे पहले मैंने इंटेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 करके डाला हुआ है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेज नंबर लिखूंगी और साथ में क्वेश्चन बोलूंगी, क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट करेंगे। तो यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 105 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं वो, और जो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो, तो अर्थ के ऊपर मतलब जो टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। तो हम सबको पता है कि जो पानी में रहते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेंगे, जबकि जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसको लेंगे। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जबकि पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होगी। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनका जो ब्रीथिंग रेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म obtain oxygen from air while aquatic organism takes dissolved oxygen from water. As we know, air has larger concentration of oxygen, so terrestrial organism have much lower breathing rate as compared to aquatic organism. क्लियर है? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ग्लूकोज जो था वो 3 तरीके से ऑक्सीडेशन होता था ग्लूकोज का, एक तो एरोबिक, एक अनएरोबिक और एक लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो हम बताएंगे, सेकंड क्वेश्चन है ये, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन फॉलोइंग 3 ways, ठीक है। ये मान लीजिए है ग्लूकोज, मैं लिखवा देती हूँ। ये फर्स्ट है एरोबिक। एरोबिक मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो होगा, मैं फ्लो चार्ट बना देती हूँ वो वाला। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट जो होगा अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। अगर यही प्रोसेस हो रही है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, माइनस का निशान है मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बनेगा, अल्कोहल प्लस थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एंड मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, मैंने एरो डाउन किया हुआ है, एरो डाउन मीन्स कम है कंसंट्रेशन, तो क्या बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत एनर्जी। ठीक है, तो अगर कभी आपसे एक्सप्लेन करना पूछा जाए तो हम बताएंगे फर्स्ट वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स and much high amount of energy. Second one is in the absence of oxygen that produces alcohol, carbon dioxide and low amount of energy. And third one is in the presence of less amount of oxygen that give rise to lactic acid, carbon dioxide and energy. ठीक है, these are the three methods of oxidation of glucose molecule that produces energy in all three steps, but in both these steps the energy amount is comparatively low. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ऑक्सीजन जो होगी ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर डिसॉल्व होकर जाएगी, एंड या फिर कह सकते हैं एज वेल एज एंड इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म combined with hemoglobin as well as एक तीसरी फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एंड दिस इज इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, ऑक्सीजन सिर्फ दो ही तरीके से, या तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर या फिर प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व भी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन भी बना सकती है और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी ये हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स का जो डिजाइन होता है वो किस तरह से होता है, जो कि जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो एरिया है उसको ज्यादा करता है। तो लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वियोलाई। लंग्स हैव द balloon like structures known as alveoli that increases the area for gaseous exchange। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ये नोट कर लेंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 110। इस पर पहला क्वेश्चन है, what are the components of transport system in human beings, what are the functions of these components। कौन कौन से components हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स।
ठीक है, अब इन तीनों के काम बताने हैं। तो सबसे पहला है हार्ट के बारे में। इट कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दूसरा काम, सेंड इट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजेगा। एंड उसके बाद क्या करेगा, पंप द ब्लड टू होल बॉडी, ठीक है। उसके बाद ब्लड, इट कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये क्या करेंगी, ब्लड को फ्लो करने में एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड मीडियम टू फ्लो द ब्लड, क्लियर है। ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं और इन तीनों के हमने काम बता दिए। नेक्स्ट है, वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सेपरेट होना, अलग अलग होना क्यों जरूरी है। तो हम बताएंगे कि जो मैमल्स और बर्ड्स है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी उसको चाहिए होगा कि उसका ब्लड जो हो वो सेपरेट रहे और वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजनेशन करे, ठीक है। तो हम बताएंगे मैमल्स एंड बर्ड्स आर मैमल्स कह लो, सॉरी, आर वार्म ब्लडेड, warm blooded animals, so they keep their body temperature always constant। भाई तभी तो इनको वार्म ब्लडेड बोलते हैं, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। They keep their body temperature always constant to maintain this body temperature. They require high amount of energy. So they need to separate both type of bloods, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों कंपोनेंट होंगे प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके। पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम। तो जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम
solid channels for conduction of water and minerals. इसमें कौन हेल्प करेगा? ट्रांसपिरेशन पुल एंड सक्शन प्रेशर, रूट प्रेशर. हेल्प इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट है फिफ्थ. हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम. और फ्लोएम के अंदर कौन? सीड ट्यूब एंड companion cells. सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो होंगी वो फ्लोएम का एक्टिव पार्ट होंगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. सीड ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स परफॉर्म्स बाई डायरेक्शनल transport of food. ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 112 पर. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. तो स्ट्रक्चर हम बताएंगे यहाँ पर कि जो ठीक है, ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल. ये है ग्लोमेरुलस, ये है पीसीटी, ये है बीसीटी, ये है ऑफ हेनले. ये हो गए हमारे कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रक्चर. अगर किसी को स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो तो वो बुक से देखकर बना सकता है. इसके बाद हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे. तो नेफ्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं? नेफ्रॉन फिल्टर्स द नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड. दूसरा फंक्शन होता है जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है उसको मेंटेन करना. दे रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड. ठीक है, मेजर फंक्शन यही होता है नेफ्रॉन का. एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करना और दूसरा जो सॉल्ट्स और वाटर है उनको वापस से रीअब्सॉर्ब करके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखना. ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट.
तो प्लांट्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होगी? रिमूव्ड बाय स्टोमेटा। प्लांट्स जब ब्रीथिंग करेंगे तो ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। जबकि अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और आप ऑक्सीजन कह सकते हो, वो दोनों रिमूव होंगी स्टोमेटा से। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो कहां पर स्टोर होंगे? वैक्यूल के अंदर। एंड रिमूव्ड टाइम टू टाइम, समय समय पर जो वैक्यूल होगा उससे रिमूव किया जाएगा। जो टैनिन्स होते हैं या लेटेक्स होता है वो कहां से रिमूव होता है? या तो लीफ के थ्रू या स्टेम के थ्रू रिमूव होता रहेगा। थर्ड है इसमें जो प्लांट के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो लीफ के अंदर स्टोर होंगे। लीफ का कलर येलो हो जाएगा और लीफ फॉल हो जाएगा थ्रू लीफ फॉल। ठीक है, तो एक तो लीफ फॉल के द्वारा, एक स्टोमेटा के द्वारा और एक वैक्यूल के द्वारा जो प्लांट्स होंगे वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट है इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इन टेक्स्ट का, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो जो यूरिन होगा उसको कौन रेगुलेट करेगा? एडीएच। एडीएच हार्मोन जो होगा एंटी डायूरेटिक होगा, तो डायूरेसिस करवाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ यूरिन इज regulated by ADH. This hormone helps in reabsorption of water and prevents diuresis. ठीक है, ये हमारे यहाँ तक इंडेक्स क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक सब बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और यही वाला चैप्टर हमारे मंथली टेस्ट में आएगा। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।